बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग टैक्स में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन है उसको लेकर चल रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारा ओवरऑल सिलेबस कहाँ कहाँ बटा हुआ है, किस किस एरिया में हम इसको लेकर चल रहे होंगे। इंशाल्लाह थोड़ा सा सिलेबस आगे चलता है। मंडे को कोशिश करूँगा मैं आपसे, आई कैप का एक डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जामिनेबल टॉपिक्स को बताता है कि कौन कौन सा सेक्शन है जो पूछा जाएगा, किस वेटेज में पूछा जाएगा, और थोड़ी सी इसकी और थोड़ा सा एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो जब तक सिलेबस ना पता हो जब तक वो ज़रा समझ नहीं आता, इसलिए हमने उसे शुरू में डिस्कस नहीं किया। उसका हम प्रिंट निकालेंगे और अपने साथ रखा करेंगे किताब में, कॉपी में। साथ साथ हम हाईलाइट करते जाएंगे ताकि हमें पता हो एट दी एंड हमारे ऑल टॉपिक जो आई कैप की तरफ से मेंशन है वो कवर्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है। एज अ टीचर मेरे ऊपर भी कंट्रोल लगा हुआ हो और आपके ऊपर भी कंट्रोल लगा हुआ हो कि यार ये सेक्शंस थे यहाँ पर। वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, उसको इंशाल्लाह हम इसके साथ अटैच करेंगे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात की थी कि ये सबसे सुपीरियर है, कोई लॉ रूल रेगुलेशन इसके साथ टकरा नहीं सकता। फिर हमने सेक्शंस और इन सारी की बातें की। फिर हमने डेफिनेशन की नीड को समझा कि जब भी किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है अदर देन मीनिंग जो डिक्शनरी है तो फिर हमें क्या करना पड़ रहा होगा, डिफाइन करना पड़ रहा होगा। फिर हमने कहा कुछ डेफिनेशंस हैं जो मीन से स्टार्ट होंगी, जिसका मतलब होगा ये कौन सी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, यानी डिक्शनरी मीनिंग की अब कोई हैसियत नहीं है। जो यहाँ लिखा है आज के बाद सिर्फ ये मीनिंग रह गया। और कुछ डेफिनेशन है जो इंक्लूड्स के फ्रेज के साथ आ रही होंगी, जिसका मतलब होगा कि डिक्शनरी का मीनिंग अपनी जगह इंटैक्ट है, हम उसको थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। फिर कुछ डेफिनेशन है जो मीन्स एंड इंक्लूड से चल रही होंगी। फिर हाउ टू रीड सेक्शन स्ट्रक्चर, इसको मैंने कहा कि थोड़ा सा हम सिलेबस पढ़ लेंगे तो इसको कवर करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे समझ हमें आएगा। फिर हमने दो अहम बातें पढ़ी और हमने कहा कि लॉ में एक फ्रेज इस्तेमाल होता है नॉट विद स्टैंडिंग, और इसका मतलब होता है कि जब हम किसी सेक्शन को ओवर राइडिंग बनाना हो, सुपीरियर बनाना हो, किस पर सुपीरियर बनाना हो उससे पहले लिख देते हैं। किसी सेक्शन से सुपीरियर बनाना हो तो सेक्शन से पहले लिख देते हैं, किसी लॉ एक्ट से पहले बनाना हो उससे पहले लिख देते हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान में सबसे ऊपर लिखना हो तो फिर ऐसे लिख देते हैं। फिर इसका रिवर्सल था सब्जेक्ट टू, ये सबऑर्डिनेट सेक्शन होता है। अगर किसी सेक्शन की किसी दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्टिविटी बनानी हो तो फिर जिसके साथ कनेक्टिविटी बनानी हो वहां लिख देते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 73। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेक्शन 73 पढ़ लो, बाद में ये पढ़ना, क्योंकि पहले वो कंडीशन अप्लाई होंगी, बाद में ये वाली कंडीशन अप्लाई होंगी। ठीक होगी ना बात। नाउ फिर आ गया जनाब शैल और मे का इस्तेमाल, ये भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर हम आगे चले और हमने जनाब सेक्शन 4 से पढ़ना शुरू किया। एक्चुअली हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट। लेकिन अब हमें टैक्स ईयर की समझ आ चुकी हुई है। जब हम पहले इस लाइन को पढ़ रहे थे टैक्स ईयर का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि टैक्स ईयर 3 तरह का होता है, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर एंड ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड। नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर हमेशा 12 मंथ का पीरियड होता है, लेकिन नॉर्मल टैक्स ईयर एंडिंग ऑन 30 जून होता है, और जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो अदर देन जून अगर एंड हो रहा होगा तो होगा। फिर हमने देखा था कि हाउ टू एब्रीविएट, लिखना कैसे। अगर मैंने बोलना है ये कौन सा टैक्स ईयर है तो उसका आसान तरीका था कि आपने देखना है अब जून कब आएगा, इमीडिएटली जून कौन सा है। नॉर्मल टैक्स ईयर में तो हम खड़े ही जून में हैं तो वही जून है, और स्पेशल टैक्स ईयर में हम जून में नहीं खड़े हैं, हो सकता है मई में खड़े हों तो बस अगला महीना जून का आ रहा है, हो सकता है मार्च में खड़े हों तो उसी साल में जून आएगा, जैन में खड़े हों तो उसी साल में जून आएगा, लेकिन अगर जुलाई में खड़े हैं तो अब अगले साल जून आएगा, नवंबर में खड़े हैं तो अब अगले साल जून आएगा। फिर ट्रांजिशनल टैक्स पीरियड को भी ऐसे ही एब्रीवेट करते हैं कि ट्रांजिशन टैक्स ईयर जहां खत्म हो रहा है ये 12 मंथ तो होते नहीं हैं, लेस देन 12 मंथ होते हैं,
तो फिर यही देखना है अब जून कब आ रहा है। मसलन आप मार्च में खड़े हैं तो इसी साल जून आ रहा है, आप अगस्त में खड़े हैं तो अब तो अगले साल जून आ रहा होगा। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका हो सकता है। इसको हमने डिफाइन किया, इसको हम लेकर चले, फिर हमने ऐसे ये सारी बातों को अंडरस्टैंड किया, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। फिर हमने डिफाइन किया कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। फिर आपको ये अंडरलाइन करके मैंने समझाने की कोशिश की कि ये वो अहम नुक्ते हैं जो हमें हर हालत में लिखने हैं वहाँ पर। अगर हम ये 3 बातें नहीं लिख कर आए हैं तो फिर हमें जितने मार्क्स का एग्जामिनर ने पूछा है सवाल, उसमें से कुछ की डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये 3 बातें लिख आए हैं और अल्फाज थोड़े बहुत हमने चेंज भी कर लिए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। फिर आपके मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि बिल्कुल 100% रटा एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना ये रिक्वायर्ड नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में होता है कि जो पंच लाइन है उस सेक्शंस की आप उनको एलेबोरेट कर दीजिए। स्पेशल टैक्स ईयर, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर हमने बात की कि भाई चेंज कैसे होगा। अब चेंज में से एक क्वेश्चन आप ज़रा देखें कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। एक तो यही है कि सादा तरीके से अगर एग्जामिनर इस मूड में है कि चलें यार यहाँ मैं कोई क्रिएटिविटी नहीं करता, तो वो सादा सी बात करेगा, कहेगा बताइए जी अगर एक पर्सन नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना चाहता है तो बताइए क्या प्रोसीजर है। तो आपने बताना है। अब मोटा मोटा प्रोसीजर हमने लिखना कैसे है, फिर वही बात, क्या वो रट्टा सारा लगाना है? नहीं, रट्टा नहीं लगाना, मोटी मोटी बातें लिख देनी है। नंबर 1 सबसे अहम बात थी, अ पर्सन जा सकता है, क्लास ऑफ पर्सन की बात नहीं हो रही है। अगर कमिश्नर के पास जाने की बात हो रही है तो पर्सन ने जाना है। तो एक पर्सन जा सकता है जी, नंबर 1। राइटिंग में जाना ज़रूरी है, अपनी कंपेलिंग नीड बताना ज़रूरी है। ये 3 बात हो गई। कमिश्नर के लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करे, और अगर वो डिसएग्री करता है तो ऑर्डर इन राइटिंग दे और उसमें रीज़न लिखे कि वो क्यों नहीं एग्री किया उसने, ठीक है ना। ऑर्डर इन राइटिंग दे और फिर उसमें रीज़न प्रोवाइड करे। एक तो ये बात लिखनी है, और क्या लिखना है? कोई कंडीशन भी लगा सकता है। और क्या करना है? अगर एक दफ़ा उसने चेंज कर दिया है तो वो किसी भी वक्त विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड प्रोवाइड करने के बाद। और अगर उसने डिसएग्री किया आपसे और आपको वो परमिशन नहीं दी तो फिर रीज़न रिटर्न में लिख दें, और फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप रिव्यू एप्लीकेशन, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। एक है अपील में जाना, वो जब हम रेलिवेंट सेक्शंस तक पहुंचेंगे, उन चैप्टर में पहुंचेंगे तो कुछ फोरम ऑफ अपील होते हैं जहां पे हम फैसले के खिलाफ अपील कर देते हैं। और कुछ को हम लफ्ज़ बोलते हैं रिव्यू कर लें कि यार आप इसको दोबारा कंसिडर कर लें, आपके सबॉर्डिनेट ने ये किया है तो आप इसको मेहरबानी कर दें। तो ये वो वाली बात है कि आप FBR में रिव्यू पिटिशन लेकर जाएंगे, वो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड करेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर उसने आपसे डिसएग्री कर दिया तो ये डिसीजन फाइनल है, अब आप अदालत में नहीं जा सकते। ठीक होगी ना बात? ये हम कह रहे हैं ये सारी बातें क्या हैं, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा उसने। अब आप इसे जैसे भी लिख दें, अगर ये उसका मफहूम है तो बिल्कुल ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। ज़रा एग्जामिनर ने सोचा कि नहीं यार आई कैप का सवाल है, मैं इस तरह बिल्कुल ही क्या रटा पूछ रहा हूँ। अब उसने एक सिनेरियो बनाया, उसने किसी बंदे का नाम लिख दिया कि जी मिस्टर फुलां, या कंपनी का नाम लिख दिया और बताया कि इस कंपनी का करंटली टैक्स ईयर ये चल रहा है, लेकिन कंपनी की ये वाली नीड की वजह से वो टैक्स ईयर ये चाहता है। अब उसने नीचे 2-3 छोटी छोटी बातें 1-1 मार्क्स की पूछनी शुरू की। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। नंबर 2, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, क्या करना पड़ेगा? राइटिंग में देना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड बतानी पड़ेगी। फिर उसने पूछा बताइए
अब इसके टैक्स ईयर्स पर क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, ये क्रिएटिव बात है। ये बताइए इसके टैक्स ईयर्स पर क्या इम्पैक्ट आएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको ये वाला लेटर दिखाया था। हमें क्या बताना है अब, उसका आखिरी वाला साल बताएंगे जो नॉर्मल में चल रहा था। अगर वो नॉर्मल से आ रहा था तो हम उसके कहेंगे कि जो उसका लास्ट नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 रहेगा और आइंदा उसका स्पेशल टैक्स ईयर यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जाएगा और जो अगले वाला है वो ऐसे एब्रीविएट होगा। और फिर एक बात और बताएंगे, और इसके दरमियान में इस पीरियड से इस पीरियड तक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्रिएट होगा। एक्चुअली जब एग्जाम में ऐसे सवाल आते तो बच्चे कहते हैं वो जो हमने क्लास में पढ़ा था वो तो पता नहीं एग्जाम में क्या आ गया। नहीं, अगर क्लास में आप कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। और अगर जरा सी तकलीफ हम कर रहे होंगे, जैसे ये कल मैंने आपको ये आपकी स्लाइड्स में सारा लगा हुआ है, जब इस तरह चल रहे होंगे तो फिर ऐसे होगा। मसलन एक अटेम्प्ट में ये जो अभी पेपर लास्ट हुआ है, इससे पिछली अटेम्प्ट में, बल्कि उस वक्त वो सोशल मीडिया पे बच्चों ने बड़ा इसके ऊपर कमेंट किए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब कोई टीचर क्लास में आया है ना, तो टीचर का बोलना, उसका पॉज लेना, उसका मार्कर पकड़ना, ये सब बातें कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए हो रहा है। तो एक्चुअली एक अच्छे टीचर को इन सारी बातों से कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना है। जब टीचर किससे कहानियां क्लास में सुना रहा है ना, तो एक्चुअली वो भी कॉन्सेप्ट ही डिलीवर कर रहा है। तो हमारी किसी किताब में ना आज तक ICAP ने कभी पूछा था, एक इंडस्ट्रियल रेशो का एक कॉन्सेप्ट है। तो वो एक मेरा अपना जब प्रैक्टिस मैं कर रहा था तो मेरी अपनी कंपनी का एक किस्सा कहानी था कि मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो गया एक कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ हम गए, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, कैसे हमने उसकी एम्बेजलमेंट पकड़ी। उस कहानी के दरमियान में मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि यार इंडस्ट्रियल रेशो की मदद से हम ऐसे ऑडिट करते हैं। अब पिछली अटेम्प्ट में एक तो ये हुई है ना, इससे पिछली अटेम्प्ट में एग्जैक्टली एग्जामिनर ने बात पूछ ली कि बताइए इंडस्ट्रियल रेशो से आप कैसे एवेल्युएट करेंगे ऑडिट में। अभी बात किसी किताब में नहीं थी, ना ICAP की किताब में, ना किसी जगह पे। तो वो टीचर के किस्से कहानियाँ भी काम आ गई। तो जब हम कोई चीज़ ऐसे रिप्रोड्यूस करें ना, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इसने लिंक हो जाना है। इसलिए हमने एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाना है कि इस तरह से ये चीज़ें लेकर हमने चलनी है। तो ये सवाल अगर उसने ये तीसरी बात भी पूछ ली, इस तरह पूछ लिया, तो मेरा ख्याल है अब आप इसे हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, नाउ फिर ट्रेडिशनल टैक्स ईयर का भी हमने जिक्र कर लिया। कल हमने इस तरह एग्जाम्पल्स के साथ भी इस बात को पूछ लिया। ग्रुप में कुछ बच्चे कल पूछते रहे इस तरह की बातें, तो इसीलिए मैंने इस सारे को फिर दोबारा देखा कि हमें एग्जाम में अगर वो कह रहा है कि बताइए ये क्या है, तो फिर हमने बस इमीडिएट जून के एंगल से सारी बातें कर लेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। फिर कल हमने इनकम को डिफाइन किया था, और इनकम के बाद हमने हेड्स ऑफ इनकम को डिफाइन किया था। हेड्स ऑफ इनकम कितने थे जी? 5 हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 में लिखे हुए हैं, और हमने 5 हेड ऑफ इनकम डिवाइड कर लिए, बना लिए। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में हमने कहा कि ये क्या है? रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम है, बचा कुचा हेड ऑफ इनकम है। यानी जो इनकम कहीं फिट नहीं होगी उसको कहां डाल देंगे? उठा के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे डाल देंगे। फिर इसके अंदर ही हमने एक बात पढ़ी कि अब आइंदा ये सब चैप्टर हमें अलग अलग पढ़ने होंगे, तो हमारे सिलेबस का आगाज़ ऐसे हो रहा होगा बाकायदा तौर पर। और तकरीबन हमारे इनकम टैक्स के सिलेबस का 60% ये 5 चैप्टर ही हैं। जब हम ये 5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है इनकम टैक्स के पोर्शन का 60% से ज़्यादा काम हमारा ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया।
फिर हमने कल कहा कि यार टैक्स से पहले रेजिडेंशियल स्टेटस एक अहम बात है कि कोई पर्सन जिससे हमने टैक्स लेना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। स्टेटस से दो फर्क पड़ रहे थे। एक हमने कहा लोग क्या होंगे, रेजिडेंट होंगे। दूसरा हमने कहा क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट होंगे। कौन, पर्सन। अब पर्सन के अंदर तो इंडिविजुअल भी शामिल है, कंपनी भी शामिल है, एओपी भी शामिल है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट हमें तीन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा कि चेक कैसे होगा। लेकिन जिस भी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेक कर रहे हों, अगर वो रेजिडेंट है तो उसने टैक्स पे करना है पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। समटाइम इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल इनकम। ठीक है ना। उसने पाकिस्तान में किसके ऊपर टैक्स पे करना है, ग्लोबल इनकम के ऊपर। जो पाकिस्तान से कमा रहा है वो भी, और जो बाहर किसी दुनिया में कमा रहा है वो भी, सारा उसने रिटर्न में शो करना है। लेकिन अगर वो शख्स हो गया नॉन रेजिडेंट तो उसने पाकिस्तान में जो टैक्स देना है वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देना है। इसका मतलब है ये वाली बात बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए अब इस बात को यहां लाकर डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले हम कह रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होंगे, क्योंकि तीन लोगों का स्टेटस पता करना है। वो कहते हैं एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल is present in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate to or more in that tax year। अगर किसी टैक्स ईयर में, अब हम नॉर्मल टैक्स ईयर एज्यूम कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग अपने ध्यान में। अभी शुरू हुआ हमारा टैक्स ईयर कब से, 1 जुलाई 2022 से, और ये चलेगा कहां तक, 30 जून 2023 तक। ठीक है ना। वो कहते हैं इस दरमियान में अगर कोई शख्स पाकिस्तान में 183 डेज स्पेंड कर लेगा, 183 डेज, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर वो 182 डेज और लेस, तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। बड़ा सादा सी बात है। इसका मतलब है इस बंदे का पाकिस्तान में रहना जाना आना कहीं नोट करना पड़ेगा ना हमें। कहाँ नोट होगा, पासपोर्ट के ऊपर। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक एग्जिट की स्टैंप लग जाती है। जब आप लाहौर एयरपोर्ट पे गए तो आप इमिग्रेशन काउंटर पे गए, पहले तो आपने लगेज वगैरह बुक करवा दिया सारा। उसके बाद आप इमिग्रेशन काउंटर पे गए, ये आप खड़े हैं, यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, आपका पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, किस कंट्री में जा रहे हैं, टिकट की किस आपके पास अवेलेबल है, सारा कुछ किया, उसने स्टैंप लगाई उसके ऊपर, और आप ये लाइन क्रॉस करके यहाँ आ गए। टेक्निकली यू आर नॉट इन पाकिस्तान नाउ। आप हालांकि अभी आप हो सकता है फ्लाई करने में 1-1.5 घंटा हो, अब आप अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप पाकिस्तान से बाहर चले गए, एग्जिट की स्टैंप लग गई है। ये स्टैंप जब लग रही है, इस स्टैंप के ऊपर डेट टाइम मेंशन है। और आजकल तो सारा कुछ क्योंकि जाहिर है वो हो रहा है, इंटरनेट बेस हो रहा है, तो ये सारा कुछ उसी वक्त फीड भी हो गया। आपके पासपोर्ट मशीन रीडेबल हैं, सारा कुछ हो रहा है। यहीं पे आपके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं, यहीं पे आपका रेटिना हुआ है, सारा कुछ यहीं पर हुआ है। यहाँ डॉक्यूमेंट आ गया कि पाकिस्तान से आप बाहर चले गए। अब आप किसी भी दुनिया के मुल्क में गए, इससे हमारी कोई गर्ज नहीं है। आप पाकिस्तान वापस आए, पाकिस्तान में लैंड कर गए, प्लेन से नीचे आए, करते 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 वापस आए, फिर आकर एक लाइन में खड़े हो गए हैं, और ये दोबारा इमिग्रेशन काउंटर आ गया। यहाँ जो ऑफिसर बैठा हुआ है उसने फिर आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक की, उसने दोबारा आपकी एंट्री स्टैंप कर दी है।
अब आपके पासपोर्ट पर एक स्टैंप एग्जिट की लगी थी और एक स्टैंप एंट्री की लग गई है, ये डिफाइन कर रही है कि आप कितने दिन पाकिस्तान से बाहर रहे। आने और जाने में कुछ इंटरवल जी अभी करने लगे हैं। अब अगला मसला क्रिएट हो गया है, वो जो ओके वो जो हमने शुरू में कहा था कि यार व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ, हमने कहा जी लॉ का स्ट्रक्चर क्या है, सेक्शंस होंगे, शेड्यूल्स होंगे, रूल्स होंगे। अगर तो बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन वाली बात है, कोई डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो इसकी एप्रोप्रिएट जगह कहाँ है, रूल्स। और अगर कोई एक जैसी बातों को कहीं इकट्ठा करने की बात है तो शेड्यूल। सेक्शंस में हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सेक्शन में लिखा हुआ था, अभी आपने सेक्शन 4 में देखा कि हर पर्सन ने टैक्स पे करना है। ओ भाई कितना टैक्स पे करना है, क्या रेट होगा, ये कहां जाएंगी बातें, किसी शेड्यूल में चली जाएंगी, ठीक है ना। अब यहां लिखा हुआ कि एक बंदा पाकिस्तान में 183 डेज रहे तो रेजिडेंट हो गया। अब वही बात, बड़ा लॉजिकल बात है कि पाकिस्तान जब आया हूं तो क्या होगा, जब जाने लगा हूं तो क्या होगा। अब हर कानून बनाने वाले का मिजाज अपना अपना होता है। हम अकाउंटेंट भी तो कवानीन बनाते हैं ना, कौन से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IAS 2 आपने पढ़ा, 16 पढ़ा, आजकल FR1 में रेवेन्यू का कहां से शुरू हुआ है, FR1 हैं 16 से शुरू हुआ। चलो अच्छा, मैंने 16 की एग्जांपल दी, तो 16 से शुरू हुआ। वहां हम भी तो रूल्स बना रहे हैं ना। हमने कहा यार आप ना डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये तो चार्जिंग हो गया ना, एक पॉलिसी बना लें, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, या टाइम अपोर्शन कर लें। अब हम अकाउंटेंट्स का मिजाज ऐसे है कि चीज़ों को ना बैलेंस कर देते हैं। यार जिस साल ख़रीदा है ना, इस साल पूरी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, जब बेचने लगेंगे उस साल पूरे साल की नहीं लेंगे, ताकि चीज़ें क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन जो लॉ का मिजाज है, चाहे वो इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो बिजनेस लॉज हों, इसका मिजाज बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं उस वक्त, क्या है वो बात अनफेयर ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि लॉ में जो लिख देंगे वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अब वो जो अभी मैं आपको सारी कहानी सुना रहा था कि एक बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और वो बाहर कब जा रहा है, फर्ज किया इस इमिग्रेशन काउंटर पर जब वो पहुंचा तो रात के 12:05 हुए थे, अगला डे शुरू हो गया था। तो जब स्टैंप लगेगी तो उस पर डेट नेक्स्ट आ जाएगी। जो डेट की स्टैंप लगी है वो डे हमने पाकिस्तान में काउंट करना है। यानी अगर 12:01 पर भी ये स्टैंप लगी तो वो दिन पूरा काउंट हो जाएगा। हमने इस स्टैंप के ऊपर डेट देखनी है, बस टाइम इग्नोर कर देना। इसी तरह जब कोई आदमी आ रहा है तो जो स्टैंप लगी है ना वो डे हमने फिर पूरा काउंट कर लेना है। अकाउंटेंट वाला स्टाइल नहीं है कि अगर ये डे काउंट हो गया तो आने वाला छोड़ दें, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर, ये वाला मिजाज नहीं है इस लॉ का। बल्कि ये लॉ क्या कह रहा है, वो कह रहे भाई नहीं, जो डे यहाँ आएगा ना वो हम पूरा काउंट करेंगे। इसका मतलब है जाने वाला दिन भी काउंट होगा, आने वाला दिन भी काउंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन। कि जी मैं तो 1 सेकंड पहले, हाँ अगर आप ऐसे क्रिटिकल, पहली बात है कुछ लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। मतलब बिलफर्ज मैंने पाकिस्तान में सारा साल पाकिस्तान में रहना है, कोई 10 से 20 दिन 30 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो यार मैं जो मर्जी कर लूं, मैंने रेजिडेंट ही होना है, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है।
लेकिन कुछ लोग हैं ना जिन्हें लग रहा है कि यार अच्छा मैं रेजिडेंट हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता। अब अगर ये बंदा आ गया ना और ये पाकिस्तान आया है और इसकी फ्लाइट लैंड की है रात को 11 बजे, ठीक है, अब अगर ये जल्दी जल्दी लाइनों में लग के आएगा तो आज ही की स्टैंप लग जाएगी, ये पूरा दिन काउंट हो जाएगा। इसे चाहिए एक अपना डिसेंट सी पर्सनैलिटी बने, जो भी है सर आप पहले आ जाइए प्लीज़, सारों को पहले भेजे, थोड़ा सा पीछे रहे, अपनी इमिग्रेशन 12 बजे के बाद करवाए ताकि एक दिन कम काउंट हो जाएगा इसका। इफ़ ही इज़ अ क्रिटिकल, अगर ये वहाँ थ्रेश होल्ड पे खड़ा है 182 और 83 वाली जगह पे खड़ा है तो अपना डे थोड़ा पीछे होकर बचा ले, अगर बचता है तो। जाहिर है वो भी वही लोग हैं ना जो इस टाइम पर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली आए सुबह 11 बजे हैं, अब क्या करेंगे? तो ये सारा कुछ हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि लॉ ने कहा कि नहीं नहीं भाई जो स्टैंप वहां लगेगी ना हमने उससे काउंट करना है, 183 डेज वहां से काउंट हो रहे होंगे। अच्छा जी, एक अहम बात यहां, सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट फॉर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। हम ये स्टेटस पाकिस्तानियों का नहीं कैलकुलेट कर रहे, कोई भी फॉरेन नेशनल अगर पाकिस्तान में 183 डेज गुजारेगा ही इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट और उसे ग्लोबल इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ आ गई? सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है। कुछ टर्किश लोग हमें नजर आते हैं, चाइनीज लोग नजर आते हैं, किसी भी कंट्री के लोग हमें यहाँ पाकिस्तान में अगर नजर आए, अगर उन्होंने 183 डेज और मोर पाकिस्तान में गुजारे तो वो हमारे लॉ के मुताबिक, इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक रेजिडेंट कहलाएंगे। क्लियर होगी बात जी? फिर रूल ने ये बात डिफाइन की, जो बातें मैं अभी आपसे कह रहा था, ये रूल ने डिफाइन की, इसको मैं बाद में लेता हूं, पहले रूल नंबर 14 इस बात को टेकअप कर रहा है जिस तरह की बातें आपने अभी पूछी। पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान including the day of arrival in and day of departure from Pakistan count as whole day of such person। अब इस तरह की बातों की जगह सेक्शन नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है, रूल ही है। इस तरह की बातें ऑपरेशनल बात है ना कि यार वो दिन हमने काउंट करना है कि नहीं करना। तो उन्हें बताया भाई देखो आने वाला दिन और जाने वाला दिन पार्ट ऑफ द डे, वही 1 सेकेंड भी होगा तो हमने उसको होल डे काउंट करना है। हम एक्चुअली आपके पासपोर्ट पे लगी हुई स्टैंप को रीड करेंगे, ठीक है ना, हम आपके पासपोर्ट पे लगी हुई स्टैंप को रीड करेंगे, वहां से देखेंगे कि आपने पाकिस्तान में कितना टाइम गुजारा है। द फॉलोइंग डे इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे फॉर सच पर्सन। वो कहता है कि उसकी प्रेजेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई बंदा ये कह दे यार देखो मैं तो फलां काम आया था, आप तो आगे छुट्टी थी, तो ये मेरा दिन काउंट ना करें। नहीं हम छुट्टी पे है किस पे है ये नहीं देख रहे, ठीक है ना। वो कहे जी यार मैं तो आया भाई पासपोर्ट बनवाने के लिए था, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने थे, आगे तो छुट्टी थी, मेरा ये दिन क्यों काउंट हो रहा है? वो कहते नहीं हमने ये बात नहीं देखनी, कोई पब्लिक हॉलीडे है वो भी डे काउंट होगा। डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, आप किसी बीमारी की वजह से किसी भी वजह से पाकिस्तान आए हैं, हमने डे काउंट कर लेना है। अ डे दैट द इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन रिसीट ऑफ। वो कहते हैं इस तरह की कोई बात होगी, कोई धरने हो रहे हैं, कोई मैच हो रहा है, कोई भी रीजन है, कोई हड़ताल चल रही है, वो कह रहे हैं हमने ये बात नहीं देखनी, हमने आपके पासपोर्ट की स्टैंप देखनी है। जैसे कोविड चल रहा था, ठीक है ना। वो कहे यार मैं तो भाई रहना नहीं था, आप ही नहीं मुझे बाहर जाने दे रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, फ्लाइट ऑपरेशन ही सस्पेंडेड था। वो कहते हैं यार हमने इनमें से कोई बात नहीं देखनी, हमने सिर्फ क्या देखना है, पासपोर्ट पर लगी हुई स्टैंप से डेज कैलकुलेट करने हैं। और हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल, यही सारी बातें उसने डिफाइन कर करके बताई हैं। इसका लिब्बे लुबाब यह है कि हमने कोई बात नहीं देखनी,
खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं एक अच्छी सी मिसाल नहीं दे रहा, कोई शख्स वेंटिलेटर पर भी है और उसके डेज पूरे हो गए हैं तो हमने उसे रेजिडेंटल स्टेटस में काउंट करना है। रीजनिंग नहीं देखी जा रही कि वाई यू आर स्टेइंग इन पाकिस्तान, वरना तो ये लिखा जाता कि इस वजह से अगर 183 डेज पाकिस्तान में गुजारेंगे तो आप रेजिडेंट। वजह तो नहीं लिखी हुई, यहां तो खाली डेज लिखे हुए, रीजनिंग की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसलिए लॉ की ये इंटरप्रिटेशन ऐसे चल रही है। तो ऐसे ही जैसे पहले लॉ ने इसलिए थोड़ा सा अमेंड किया था, फिर उस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया, उस वक्त मैंने एग्जांपल बनाई थी, अब तो सिंपल बात रह गई है। मसलन 2018 में एक शख्स 185 डेज पाकिस्तान रहा तो रेजिडेंट हो गया ऑब्वियसली, 2019 में रेजिडेंट हो गया, 2020 में नॉन रेजिडेंट हो गया, 21 में। इसका मतलब है यहां यह समझाने की कोशिश हो रही है कि हर साल को अलग अलग देखना है। कोई बंदा किसी साल में रेजिडेंट और किसी साल में नॉन रेजिडेंट हो सकता है, उस साल की टैक्सेशन के लिए उसके ऊपर रेलिवेंट रूल लगेगा। रेजिडेंट है तो ये रूल लग जाया करेगा, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो ये रूल लग जाया करेगा। हर टैक्स ईयर की सेपरेट सेपरेट टैक्सेशन होती है, प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हो गई बात जी। फिर एक एक्सेप्शन पड़ी थी हमने साथ ही कि भाई जो एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर, उनके ऊपर डेज नहीं काउंट करेंगे, वो रेजिडेंट ही कहलाएंगे, ठीक है ना। उन लोगों के लिए डेज की कैलकुलेशन का उसूल नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, वो लोग रेजिडेंट ही कहलाएंगे। ये तो उसूल हो गया हमारा किसका जी, इंडिविजुअल का। और रूल नंबर 14 भी हमने साथ देख लिया। रूल नंबर 14 का खुलासा सिर्फ एक है, एक एक्सेप्शन है सिर्फ। रूल 14 में लिखा भाई जिस भी वजह से आप पाकिस्तान में हैं, हमने वजह नहीं देखनी, लेकिन एंड में जाकर लिखा अ डे और पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan। अब ये फ्लाइट ऑपरेशन के कुछ रूल्स हैं ना, उसकी वजह से एक हमने यहां ये बात लिखी है। इन ट्रांजिट की आमतौर पर रीजनिंग क्या होती है, मसलन आपने पाकिस्तान से फ्लाई करना है और आप टर्की जाना चाह रहे हैं, लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन से जाना चाह रहे हैं। तो एयरलाइन के उसूल ये है कि किस भी कंट्री की एयरलाइन है वो दुनिया के किसी भी कंट्री से फ्लाई कर सकती है, हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट से फ्लाई कर सकती है, लेकिन यहाँ से फ्लाई करने के बाद वो अपने मुल्क में जा सकती है। यानी एमिरेट्स एयरलाइन का तैयारा लाहौर एयरपोर्ट से फ्लाई करके जद्दा नहीं जा सकता। लाहौर से फ्लाई करने के बाद इसे यूएई में ही लैंड करना है इन एनी केस, फिर यूएई से फ्लाई करके जद्दा जाएगा। एयरलाइन हमेशा फ्लाई करके अपने पेरेंट कंट्री में जाएगी। ये एक उसूल है फ्लाइंग इंडस्ट्री का। अब मैं टर्की जाना चाहता हूं एमिरेट्स एयरलाइन से, तो मुझे हर हालत में दुबई में लैंड करना पड़ेगा एक दफ़ा, और हो सकता है मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट 1-2 घंटे के बाद हो, और हो सकता है 1-2 दिन के बाद हो। अब ये जो टाइम मेरा वहाँ गुजर रहा है, इसको कहते हैं इन ट्रांजिट। अब हम एक एग्जम्पशन लेने लगे, ऐसा तो है ही नहीं, हमारी तो एयरलाइन का ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, इसलिए वाली एग्जांपल इतनी आपको अपील नहीं करेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। एक बच्चा है, एक बंदा है, वो दुबई में रहता है और वो टर्की जाना चाह रहा है, लेकिन हुब्बुल वतनी के जरासीम जागे हुए हैं और वो कहता है मैंने PIA से जाना है। वैसे तो इसके दिमागी टेस्ट कराना चाहिए अगर ये PIA से जाना चाह रहा है तो, लेकिन हम कह रहे हैं कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, PIA दुबई से फ्लाई करेगी तो टर्की तो जा नहीं सकती, तो पाकिस्तान आई। अब पाकिस्तान से टर्की के लिए रोज़ फ्लाइट नहीं जा रही, पता चला 2 दिन बाद फ्लाइट है। अब ये जो 2 दिन ये पाकिस्तान में रहा है,
ये काउंट नहीं होंगे। ये वाली बात लिखी हुई है। इन 2 दिनों में हम उसका मेडिकल टेस्ट जरूर करा लेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है ठीक है ना अब ये वाली बात पढ़िए, आपको समझ आएगी। अ डे और पार्ट ऑफ अ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। इसके अलावा बाकी कोई भी रीजन है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वो सब डेज क्या हो रहे होंगे, काउंट हो रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस पार्टनरशिप। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना बिल्कुल आसान हो गया। 2 कैटेगरी बन गई। एक आम इंसान हो गया, 183 डेज पाकिस्तान में रहा, वट एवर द रीजन इज एक्सेप्ट इन ट्रांजिट। 183 डेज पूरे हुए, रेजिडेंट हो गया। या अगर वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसकी पोस्टिंग बाहर हुई है तो फिर डेज काउंट नहीं होंगे, बल्कि ये रेजिडेंट ही कहलाएगा। अब बात आ गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप। An association of person shall be resident association of person for tax year if the control and management of the affair of association is situated wholly or partly in Pakistan at any time in the year। अब यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, if control and management of the affair of the association, ये एक टर्म इस्तेमाल हो रही है। Control and management of the affair of association means partners of association। लाने जरा उसको मुश्किल करके लिखा, सीधी बात ही लिख देता कि यार अगर कोई एक भी पार्टनर किसी पार्टनरशिप का पाकिस्तान में आ गया तो फिर वो पार्टनरशिप रेजिडेंट हो जाएगी। An association of person shall be resident association of person for a tax year if the control and management of the affair of the association situated wholly or partly in Pakistan at any time in a year। जरा इस बात को समझें हो क्या रहा है। 3 दोस्तों ने मिलकर दुबई में एक पार्टनरशिप की कि यार हम पाकिस्तान में ये कारोबार करते हैं। तीनों दोस्त दुबई में बैठे हैं, पार्टनरशिप दुबई से शुरू हुई। यहाँ उनका कोई दोस्त था, कोई एजेंट था, वो काम कर रहा है उनकी बिहाफ पे। उन तीनों पार्टनर में से पाकिस्तान कोई नहीं है। इस पूरे साल में इन तीनों पार्टनर में से कोई बंदा पाकिस्तान नहीं आया। ये पार्टनरशिप नॉन रेजिडेंट कहलाई। लेकिन अगर बदकिस्मती से इनमें से कोई एक भी पाकिस्तान आ गया, एक दिन के लिए भी आ गया, आगे आखिरी क्या लिखा है, एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर, एक भी बंदा आ गया तो ये पार्टनरशिप रेजिडेंट हो जाएगी। 183 डेज का जिक्र नहीं हो रहा जी, एक लम्हे के लिए आ गया इन ट्रांजिट के अलावा, क्योंकि इन ट्रांजिट को तो हम डे काउंट नहीं करते ना। एक्चुअली मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया क्योंकि हमारा सिलेबस में इतनी डिटेल है नहीं। जब कोई बंदा इन ट्रांजिट होता है ना आम तौर पर, तो एयरलाइन उसे होटल प्रोवाइड करती है। इमिग्रेशन काउंटर पे हम उसकी इमिग्रेशन करते ही नहीं है, तो वो स्टैंप आ ही नहीं रही होती। लेकिन आप, और क्योंकि सारे कवानीन आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जाहिर है अभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं किया हुआ, उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे हुए, तो इसलिए उसे कंफ्यूज नहीं कर रहे। बस आपको समझाया, अगर एग्जामिनर थ्योरेटिकली कहीं लिख दे इन ट्रांजिट इतने डेज हैं, तो आपने वो काउंट नहीं करने, सिंपल। लेकिन टेक्निकली वो समटाइम काउंट हो भी नहीं रहे होते। आमतौर पे तो इन ट्रांजिट में आप, इन ट्रांजिट जर्नली जो होता है वो किस तरह का होता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप एयरपोर्ट में ही होते हैं। फिर वो हर एयरलाइन के अपने रूल्स हैं, कितने घंटे से ज़्यादा स्टे होगा तो फिर वो आपको एयरपोर्ट के करीब कहीं होटल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल वो आपने काउंट नहीं करना। तो यहाँ भी वही वाली बात है। अच्छा जी, अगर कोई एक भी पार्टनर पाकिस्तान आ गया तो ये पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, रेजिडेंट हो जाएगी। अच्छा जी, फिर आगे जी रेजिडेंट कंपनी कब रेजिडेंट होगी। अ कंपनी शैल बी
रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर शैल बी, लाजमी हो जाएगी, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। कंपनीज बनाने के कवानीन पाकिस्तान में कौन से हैं? कंपनीज एक्ट 2017। यानी अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, SECP के साथ रजिस्टर्ड हुई, तो ये कंपनी तो रेजिडेंट ही है। इसके बंदे कहाँ हैं, डायरेक्टर कहाँ हैं, मेंबर कहाँ, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज situated wholly in Pakistan at any time in the control and management of the affair of the Pakistan is wholly in अगर किसी कंपनी के सारे डायरेक्टर, अब एक नहीं, उधर लिखा होता होली और पार्टली, एक पार्टनर भी आ जाता, लेकिन अगर कंपनी है तो सारे डायरेक्टर, अगर مثلا 7 डायरेक्टर हैं एक कंपनी के, 5 आ जाए कोई बात नहीं है। अगर सातों किसी वक्त पाकिस्तान में आ गए एक ही टाइम पे, तो कंपनी क्या हो जाएगी? और इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पहले तो एक लॉ का एक और उस्लूब समझें, एक और लॉ का तरीका समझें। जब लॉ कभी ऐसे लिख रहा हो, जैसे यहां लिखा है, अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर ए टैक्स ईयर इफ, अब उसने नीचे 1 2 3 4 या ABCD या रोमन 1 2 3 कोई कंडीशन शुरू की है। अब कंडीशन 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, 5 लिखी, 6 लिखी, और सेकंड लास्ट के पास जाकर और लगा दिया या एंड लगा दिया, तो इसको रीड कैसे करते हैं? अगर और लगाए ना, तो इसका मतलब है ये 3 5 8 10 15 20 कंडीशन है, इनमें से कोई एक भी पूरी होगी तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। आप जरा समझें क्या बात हुई। एक कंपनी पाकिस्तान में बनी है, मसलन निशात मिल्स लिमिटेड, मियां मंशा साहब की कंपनी, DGC सीमेंट, MCB बैंक, चलो मैंने सारी मंशा साहब की लिख दी। ये कंपनीज कहाँ बनी हुई हैं? पाकिस्तान में। कहाँ रजिस्टर्ड है? SECP में। तो ये सारी कंपनी रेजिडेंट हो गई हैं पहली कंडीशन पूरी होने की वजह से, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म बाय एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। वो खत्म हो गई। इसके डायरेक्टर पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान से बाहर रहे, सारे ही बाहर रहे, सारे ही अंदर रहे, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट लिखे हैं ना लॉ ने 1 2 3 4 5 6 7, उसमें आगे और लिखा हुआ का मतलब है इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो ये रूल आप पे लग जाएगा। बात समझ आई? अच्छा जी, अब हम कहते हैं यार एक कंपनी है जो पाकिस्तान में काम तो कर रही है लेकिन यहां रजिस्टर्ड नहीं है, मसलन माइक्रोसॉफ्ट, मसलन डेल, एप्पल, बहुत सारी कंपनी है, सैमसंग, जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं है लेकिन उनका बिजनेस यहां हो रहा है। अगर एप्पल के सारे डायरेक्टर कभी पाकिस्तान में आ जाएं, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान टाइम इन दैट ईयर, तो फिर वो इस कंडीशन की वजह से क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। बात समझ आई है? और तीसरी वो कहता है कि यार ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही कहलाएंगी। यानी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, परवेज इलाही साहब, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, जितने दिन मर्जी मुल्क से बाहर चले जाएं या अपनी सारी कैबिनेट लेके मुल्क से बाहर बैठे रहें, तो पंजाब गवर्नमेंट का रेजिडेंशियल स्टेटस उनके बाहर जाने आने से नहीं, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही कहलाएगी। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही कहलाएगी। ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी ना, हम कहें जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्या है? नॉन रेजिडेंट है।
ठीक है ना। ये तो और जिस तरह की आजकल हम बातें कर रहे हैं और उस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये बात जरा सोचें, यानी अगर कोई बाहर से बैठा डोरियां हिला रहा है, आजकल हम नवाज शरीफ का नाम ले सकते हैं कि जी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, तो लॉ कह रहा है यार देखो भाई हम टैक्स ले रहे हैं, हम सियासी बातें कोई नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी टैक्स लगना है, लोकल गवर्नमेंट पे भी टैक्स लगना है। कैसे लगना है आगे रेलिवेंट जगह पर जाकर पढ़ेंगे। तो कहे जी हम तो हैं ही नॉन रेजिडेंट, क्योंकि हमारा तो वजीर आला बाहर रहता है। तो कह रहे नहीं नहीं, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऐसे नहीं मेजर होगा, आपका रेजिडेंट, आप रेजिडेंट ही हैं। बात क्लियर हो गई जी। तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का तरीका क्या हुआ? पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है। वो कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, एससीसीपी में रजिस्टर्ड हैं, वो सारी कंपनीज क्या हैं? रेजिडेंट ही हैं। उसके डायरेक्टर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जहां मर्जी बैठे हो। मसलन राइज वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एससीसीपी। हम 4 डायरेक्टर, मैं, नवीद अंसारी, तनवीर अंसारी, अदनान रशीद, हम पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर बैठे रहें, इमिग्रेशन करा के कनाडा चले जाएं, राइज हमेशा रेजिडेंट ही रहेगा, पहली कंडीशन की वजह से। ठीक है। हमने 4 लोगों ने एक कंपनी और बनाई और उसको इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट किया, और उस कंपनी का कोई और कारोबार था, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था, हम कर पाकिस्तान से रहे हैं, लेकिन अब हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हमारे कोई एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ से हमें काम करके दे रहे हैं, हम बाहर हैं। अगर तो हम बाहर ही हैं तो नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन अगर 4 में से कोई एक बंदा भी पाकिस्तान आ जाता है, एक दिन के लिए भी आ जाता है, तो फिर हम रेजिडेंट हो गए। देखिए, इफ एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशन इज फुलफिल्ड, कंपनी विल बिकम, जी सारे, सॉरी मैंने एक बोल दिया, सारे, होली सारे अगर एक दिन के लिए भी आ जाए, सारे अगर एक दिन के लिए भी आ जाए, एक आ जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आ जाए फिर कोई प्रॉब्लम, 2 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, होली। अच्छा जी, समझ आ गई बात हमें। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे देखते हैं? 183 डेज या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और उन एम्प्लॉयज, ठीक है ना। और एओपी कैसे देखते हैं? कोई एक बंदा भी, होली और पार्टली। और कंपनी कैसे देखते हैं? होली। जी बेटा। नहीं, तकरीबन ये वाली डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सारी दुनिया की सेम है। ये कलेक्टिव विजडम है इंसानियत की। लाइक 183 डेज वाला रूल सारी दुनिया में ऐसे ही चलेगा। तो सर फिर जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है, ये एक वक्त के लिए पाकिस्तान में आते हैं, तो ये पाकिस्तान की रेजिडेंट कंपनी मान लें, फिर ये इंग्लैंड में चले जाते हैं, उनके रेजिडेंट। जी बिल्कुल नहीं, इंग्लैंड के, हाँ ऐसे मल्टीपल ये प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर अभी आगे हम देखेंगे। असल में अभी हम क्योंकि आगाज कर रहे हैं ना, फिर कुछ कंट्रीज के आपस में कवानीन आएंगे। मसलन हम कहेंगे जी पाकिस्तान का और इंग्लैंड का आपस में मुआहदा हो गया, ये हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का हिस्सा है आगे चल के। या पाकिस्तान का और टर्की का आपस में मुआहदा हो गया, या पाकिस्तान का और ईरान का आपस में मुआहदा हो गया। क्या मुआहदा हो गया कि यार देखो ये बंदे पे 2 जगह टैक्स लग रहा है, या तुम ले लो या हम लेंगे। फिर 2 कंट्रीज आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसी से 2 कंट्रीज के दरमियान फिर ट्रेड शुरू होती है। अगर आप गौर करें, टैक्स ईयर 2012 से ऑनवर्ड, 2013 लिख देते हैं, सन 2013 से पहले आपको पाकिस्तान में टर्की की प्रोडक्ट्स नजर नहीं आती थी। टर्की एक इस्लामी मुल्क था, वहां जो चीजें बनती होंगी वो पहले भी बन रही थी, लेकिन पाकिस्तान में नजर नहीं आती थी। 2013 में जब हुकूमत आई तो इन्होंने टर्किश गवर्नमेंट के साथ कुछ मुआहदे किए, यही वाले मुआहदे जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, जिससे क्या हुआ, ट्रेड करना फिजिबल हो गया। तो आपको फिर टर्की की गारमेंट्स भी नज़र आने लग गए, क्रॉकरी भी नज़र आने लग गई, ज्वेलरी भी नज़र आने लग गई, ड्रामे भी नज़र आने लग गए। ठीक है, ये सभी ट्रेड है ना, ये सभी ट्रेड है। तो ये सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया। फिर 2018 में पीटीआई की हुकूमत आ गई,
इन्होंने भी इस काम को इसी पिच पर कंटिन्यू किया, तो फिर और थोड़ी सी ट्रेड बेहतर हो गई। बात समझ आ रही है ना? ये इसके पीछे असल में क्या हो रहा था, यही वाले मुआहदे हो रहे थे। अभी भी कई हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क होंगे जिनके साथ हमारी ट्रेड नहीं होती है, हालांकि चीज़ें तो वहाँ भी बनती होंगी। अच्छा, ऐसे नहीं है, हमारी चीज़ें भी टर्की में नज़र आना शुरू हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ से उधर वायबल हो गई, कुछ उधर से इधर वायबल हो गई हैं। मसलन ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे वहाँ से इंपोर्ट किए जा सकते हैं। टर्किश में ये सीड्स एंड नट्स और इनका बड़ा रिवाज है वहाँ पे, और बड़ी लो प्राइस पर मिल रही हैं चीज़ें। और टर्किश जो शूज़ हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्री है उनकी बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। और वो अभी, क्योंकि वो ज़ाहिर है दुनिया से थोड़ी सी टर्किश ने भी टक्कर ली हुई है, तो वो ब्रांड्स के रेप्लिका बहुत अच्छे तैयार करते हैं। मतलब आप टर्किश एडिडास देंगे तो आप चेक ही नहीं कर सकते कि ये ओरिजिनल एडिडास है कि नहीं है। इस तरह की बहुत सारी ट्रेड हो सकती है। फिर हमारी बहुत सी प्रोडक्ट्स की वहाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिमांड है, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनके कल्चर में है। तो हमारा चिलगोज़ा और हमारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये क्यों होना शुरू होगा और क्यों नहीं हो रहा होगा, इसके पीछे एक रीज़न यही होगी। तो असल में अभी हम शुरू कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगी तो बातें फिर हमें और भी क्लियर होंगी। सर, एक क्वेश्चन और है। जी पूछिए जी। अगर एक पर्सन एक कंट्री में 100 दिन गुजारते हैं, दूसरे में भी 100, तीसरे में 100 और चौथे में 65 दिन गुजार रहे थे, तो फिर वो किस मुल्क में रहते हैं? किसी का भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या, अब आप कहेंगे जी अच्छा जी फिर ये टैक्स कहाँ देगा? जितना वो नॉन रेजिडेंट ने जो पाकिस्तान में कमाया है पाकिस्तान में देगा, जो 100 दिन गुजारे हैं जो वहाँ कमाया है उसका चाइना में देगा, जो बाकी के 65 दिन जहाँ गुजारे हैं वहाँ देगा। हर मुल्क में उसकी इनकम का टैक्स देगा, क्योंकि हमने नॉन रेजिडेंट को ये नहीं कहा कि ये टैक्स ही नहीं देगा, हमने कहा है अब ये सिर्फ पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम का टैक्स देगा। तो फिर वो किसी भी मुल्क में कंसोलिडेटली टैक्स नहीं दे रहा होगा, बल्कि जिस हर मुल्क में उस मुल्क की इनकम का टैक्स दे रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो टैक्स तो आप भी नहीं दे रहे ठीक है ना, इनकम ना हो तो बिल्कुल ऐसी है ना। हमारा जब अभी वही बात है कि क्योंकि आगाज करें, अभी हम थोड़े से दिनों के बाद यहां पहुंचेंगे कि किस बंदे ने टैक्स देना, तो हम कहेंगे यार जिस बंदे की इनकम 4 लाख से ज्यादा है उसकी बात हो रही है, या 6 लाख से ज्यादा है या 8 लाख से ज्यादा, ये टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर चेंज करते रहते हैं लिमिट, उसने टैक्स देना है। हर आदमी ने तो टैक्स नहीं देना ना, इसीलिए आप सब स्टूडेंट हैं, अभी आपकी इनकम नहीं है तो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना भी कोई जरूरी नहीं है, टैक्स तो आप दे नहीं रहे हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। नाउ इसके बाद आ गया जी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल मेड देयर अंडर डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2013। Ramiz proceed to Saudi Arabia on 24th December 2012 to resume responsibilities on new job. He visited Karachi from 20th June 2013 to 24th June 2013 for presenting a paper in seminar, but due to unavoidable circumstances the seminar was, वो कहता है सेमिनार के लिए आया था लेकिन सेमिनार कैंसिल हो गया है। रूल कहता है हमने रीज़न नहीं देखनी। अब हमने इसका रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करना है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करने के लिए पहली बुनियाद हमें चाहिए, हमने स्टे इन पाकिस्तान देखना है। डाटा ऐसे है जैसे हमारा फौरन ध्यान किधर चला जाए, स्टे आउटसाइड पाकिस्तान नहीं, हमने स्टे इन पाकिस्तान देखना है। तो क्या करें जी, हम कहें जनाब कैसे कैलकुलेट करें जी, ये पाकिस्तान में कब तक रहा, कब गया था पाकिस्तान से, 24 दिसंबर को। इसका मतलब है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जुलाई से लेकर 24 दिसंबर तक के दिन काउंट कर लें, ठीक है ना। क्योंकि मैं फिर लफ्ज बोल रहा हूं, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, स्टे इन पाकिस्तान देखना है। तो पाकिस्तान कब तक रहा, 1 जुलाई 2012 से लेकर 24 दिसंबर 2012 तक। तब वो टोटका जो बचपन में याद किया हुआ था वो भी याद आ जाएगा कि वो दिन कैसे पता चलते हैं, 28 हैं कहीं 31 हैं, क्योंकि अब डेज काउंट करने हैं ना, मंथ काउंट नहीं करना है। तो जुलाई के डेट, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तो फुल मंथ के ले लेंगे। अब दिसंबर के 24 दिन काउंट करने हैं, क्योंकि उसने कहा 24 को गया है, 24 की स्टैंप आ रही, तो ये बन के 170, फिर पाकिस्तान आ गया। 20 तारीख को आया और 24 जून तक आया हुआ भी दिन काउंट करना है। 5 दिन ये हो गए, कितने दिन हो गए? बचत हो गई, बचत हो गई। हो सकता है ये ऐसे टाइम ही आया, ये मेरे वाली क्लास पड़ी हुई है, इसने पीछे बैठा रहा हूं। बात समझ आई है? और अगर ये लाइन में आगे लग जाता पाकिस्तानियों की तरह धक्के देके, तो फिर ये मर गया था काम। बात समझ आ गई? तो ऐसे हमने स्टे इन पाकिस्तान कैलकुलेट करना है। अभी नई किताबें पब्लिश होके नहीं आई हैं, तो ये बिल्कुल सब कुछ आपके पास जो है, वैसे तो किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। 100% आप सिर्फ इन स्लाइड को करें, ईच एंड एवरीथिंग 100% इसमें लिखी हुई है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कोई एक किताब ले लें, तो जब तक पब्लिश नहीं होती अभी आप एटलीस्ट जब तक तो एज इट इज़ इनका प्रिंट ले लें और इससे चलते रहे। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।